हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग आप ठीक होंगे। ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज का पार्ट नंबर 11 जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी के वो सारे टॉपिक्स या 11th एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट होने वाला है पार्ट नंबर 11 जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेल चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा स्टार्ट करता हूं आपका एक चैप्टर जिसमें हमें मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है और मेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड होने वाली हैं। सबसे पहला जो टॉपिक यहां आता है, सबसे पहला कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, इस मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होगी। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि पूरा मेम्ब्रेन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो इंक्लूडेड रहता है मोस्टली कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनल से। सबसे पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होने वाला है वो है आपका गोल्जी एपरेटस, आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट जो है वो है आपका लाइसोसोम। अब आता है आपका लास्ट एंड द लीस्ट वैक्यूल्स। तो ये सब प्रेजेंटेड रहते हैं आपके मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई ये सब इंक्लूड होते हैं आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये सब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड होंगे हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के सबसे आउटर मोस्ट में। मतलब अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से सबसे नियर बाय जो आपको मिलेगा, ये मान लेते हैं हमारा अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सबसे नियर बाय जो मिलेगा वो होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप यहाँ इस न्यूक्लियस को देख सकते हैं तो ये है ये आपका ये पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है पूरा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट या न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके पास जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन को कहा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर आपको दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे होंगे। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे कहा जाता है SER, और इस पे जो डॉटेड डॉटेड आपको पर्पल कलर के जो दिखाई दे रहे होंगे इसे कहा जाएगा क्या, RER। तो हमारे पास एक्चुअली हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो स्पेशल पार्ट्स में उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है, उनकी कैसी स्ट्रक्चर्स हैं उस बेसिस पे। पहला जो टाइप आता है वो है आपका RER, ऑल्सो नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ किसकी वजह से है, तो ये स्पेशलाइजली रफ होते हैं आपके बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। मतलब ये एक्चुअली सरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन राइबोसोम्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम करने वाले हैं। इनका मेन काम होता है क्या देना, उन राइबोसोम्स को स्पेस देना जो क्या करने वाले हैं, आगे चल के आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले हैं। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो आपको जरूरत है वो सब कुछ आपको कहां से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये RER राइबोसोम्स को अपने लिए, राइबोसोम्स को क्या देते हैं, राइबोसोम्स को देते हैं सरफेस। इस सरफेस का यूज करके राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस इजीली कर लेते हैं। अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फॉर्मेशन करता है आपके लिपिड्स का और साथ में स्टेरॉइड सिंथेसिस का। तो मोस्टली RER का अगर मेन फंक्शन हमारे इसमें आता है तो इन पे ऊपर आपको राइबोसोम्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप बना है। फर्स्ट है RER, सेकंड वन इज SER। RER में आपको देखेंगे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट SER में आपको कहीं पर भी राइबोसोम्स नहीं मिल रहे होंगे। ओके, तो ये सब कुछ आपका यहां पर प्रेजेंट है। अगर मैं इसको नाम दूं तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन काम होता है आपका क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस। बट आप जब यहां देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ भी टाइप के, किसी भी टाइप को राइबोसोम्स या माइक्रोबॉडीज या फिर कोई सेल ऑर्गेनल्स इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये हैं आपके SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों टाइप के आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। जब ये ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, जब ये अपना फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, दे फॉर्म अ नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कॉल्ड गोल्जी apparatus।
The Golgi apparatus firstly described by the scientist named कैमिलियो गोल्जी। सबसे पहले किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर, जिनके ऑनर में ये इनका नाम क्या पड़ गया इस सेल ऑर्गेनल्स का? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी पड़ा। क्या नाम था साइंटिस्ट का? कैमिलियो गोल्जी। अब कैमिलियो गोल्जी ने इसके स्ट्रक्चर्स को क्या बोला? द स्टेक्स ऑफ द सिस्टर्नीज के नाम से कहा। इन्होंने कहा कि बहुत सारे आपके क्या होंगे? स्टेट्स ऑफ सिस्टर्नीज होंगे जो आपस में ऐसे अरेंज्ड होंगे, पैरेलल फॉर्म में, स्टेक्स के फॉर्म में अरेंज होंगे, पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसमें जो सिस फेस रहता है, जिनका फेस किस फॉर्म में? सिस फेस में है, वो मोस्टली रिसीविंग का काम करती हैं। किसका काम करेंगे? मोस्टली रिसीविंग का काम करेंगे, रिसीविंग है। एंड जिनका फेस किस तरफ है? ट्रांसफॉर्म में है, वो एक्चुअली मैच्योरिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बननी होंगी। और यहां पर ये गोल्जी बॉडी का सबसे मैच्योरिंग फॉर्म होगा। द ट्रांसफॉर्म इज अ मैच्योरिंग फॉर्म ऑफ अ गोल्जी बॉडी। अब पूछा जाए कि जिस टाइप से ये लोग तो दोनों क्या है? लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब इनका काम होता है मोस्टली मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इनका मेन फंक्शन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। बट गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शंस की बात करें तो ये लोग प्रोटीन मॉडिफिकेशन और द पैकेजिंग में काम करते हैं। फर्स्ट प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करने में, ओके, मॉडिफाई करते हैं ये लोग प्रोटीन को। सेकेंडली अगर हम देखें तो ये प्रोटीन और बाकी सारे चीजों की पैकेजिंग का काम करते हैं, यानी ये पैकेजिंग और मूवर्स का काम करते हैं। एंड थर्डली अगर हम इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें तो ये लोग बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, ये लोग क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स आपको मोस्टली अगर आपको याद हो, ये हमारे ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है। तो आपको ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब सेल्स के अंदर अगर आपकी बॉडी को ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाना होगा तो मोस्टली किससे फंक्शंस करवाएंगे? वो आपकी गोल्जी बॉडी से ही काम किया जाएगा। उनकी पैकेजिंग का काम करेगा, उनके मॉडिफिकेशंस का काम करेगा, ये सारे काम करता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे सिस्टर्नीज होंगे। ये है क्या? इसके सिस्टर्नीज। ओके, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के सडनली इस फॉर्म में। इसके साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारा कुछ येलोइश फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा, जिसके अंदर ये पैकेजिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? पैकेजिंग करते हैं। ओके, पैकेजिंग का काम यहां पर ही चल रहा होता है। नेक्स्ट आता है, इसी से आपकी जो प्रोसेस है वो गोल्जी बॉडी आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? गोल्जी बॉडी आगे चलकर आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स याद रखना, दीज आर द वेसल्स फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। इनका फॉर्मेशन एक्चुअली कहां से होता है? इन वेसल्स से होता है। ये आपकी जो वेसल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द वेसल्स। ये क्या है? वेसल्स हैं। ओके, वेसल्स ऑफ, ये जो आपके देखो गोल्जी एपरेटस यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है, यही आपका क्या बना रहा है? वेसिकल्स बना रहा है। अब ये वेसिकल्स जो हैं, ये वेसिकल्स ही आपका क्या कहलाएंगे? यही वेसिकल्स आपके आगे फ्यूचर में जाके गोल्जी एपरेटस का ही पार्ट है, जो आगे चल के क्या बनने वाला है? आपका लाइसोसोम बनने वाला है। ठीक है, मोस्टली लाइसोसोम जो है वो मॉडिफाइड या फॉर्म होते हैं किससे? गोल्जी बॉडी से। यानी कि गोल्जी बॉडी में जो चीजें होंगी, एंजाइम्स जो फील्ड होते हैं, वही सारे एंजाइम्स यहां जाकर क्या काम कर रहे होते हैं? हाइड्रोलाइसिस और बाकी सारी प्रोसेस का काम करते हैं। तो इस लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? कई डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है लाइपेज, जो लिपिड्स के डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल निभाता है। इसी तरीके से प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स की, अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास यहाँ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज वगैरह के लिए हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स है। ऐसे एमाइलेज प्रेजेंट होगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? इसके अंदर फील्ड मिलेंगे, जो क्या करेंगे? प्रोटीन के, अमाइनो एसिड्स के, लिपिड्स के और ग्लूकोज के डाइजेशन का काम कर रहे होंगे। देखो यहां पर ये फील्ड दिख रहा हो, ये एक तरीके से हमारा क्या है? लाइसोसोम है, जो किससे बना होगा? लाइसोसोम का फॉर्मेशन। ओके, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है आपके गोल्जी बॉडी से। ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी आगे चल के ही आपके फ्यूचर में क्या देने वाली है? ये फ्यूचर में इस तरीके से लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने वाली है। तो लाइसोसोम्स आर द मॉडिफाइड एंड द मैच्योर वेसिकल फॉर्म ऑफ अ गोल्जी बॉडी। ओके, दिस
आगे ये फ्यूचर में जाकर क्या होंगे, अगर खाली हैं तो इस तरीके से आपको वैक्यूल्स भी मिलेंगे। तो वैक्यूल्स किसी भी सेल्स के अंदर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल के अंदर ही मेन पार्ट मिलता है, वो है वैक्यूल्स, जो इसका स्टोर रूम होता है जहां पर ये सारी चीजें स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। ये ध्यान से सुनना, ये कैसे कवर्ड रहते हैं, दे आर कवर्ड विद द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ओके, फर्स्टली ये किससे कवर्ड है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से कवर्ड है और स्टोर शेक का काम करते हैं। हमने पहले बोला कि वैक्यूल्स का काम होता है क्या करना, स्टोर करना, और जो बची हुई क्या स्टोर कर सकता है, या तो न्यूट्रिशन या वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। अब इनके पास अगर हम बात करें कि अमीबा में एक स्पेशली एग्जांपल लेकर देखते हैं, जो अमीबा सेल्स हैं यानी अपने यूनिसेलुलर सेल्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या मिलता है, वैक्यूल्स मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जनरली उसकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशंस और जो भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स है उनको बाहर अंदर करने के लिए, और एक तरीके से उसका फूड और न्यूट्रिशन सब किस पे डिपेंड रहता है, इसी प्रोसेस पर बेस्ड होता है। और इसी बेसिस पर हम देखते हैं कि वो कैसे बना रहे होते हैं। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारे एक बहुत अच्छे वैक्यूल्स हैं। ओके, इन वैक्यूल्स में आपको मेम्ब्रेन और साथ में जो भी चीजें स्टोर्ड है वो दिख रही होंगी। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ अमीबा बेसिकली किस काम के लिए यूज किया जाता है, तो याद होना चाहिए कि मोस्टली किसके लिए काम किया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो वैक्यूल्स ऑफ अमीबा इज हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, किसमें हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में। तो सिंपली अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है आपका लिपिड और प्रोटीन बनाना, यानी लिपिड प्रोटीन की फैक्ट्री तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये RER से बन जा रहा है और ये आपका SER से बन जा रहा है। गोल्गी बॉडी जो बना हुआ प्रोटीन और इन सबको क्या करती है, एक तरीके से पोस्ट ऑफिस या ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगी आपका। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग। अब ये सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे गाने, कि जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी के लिए किसी काम की नहीं रहती हैं, तो वो उसके रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए हम उन्हीं को ही डिग्रेड करते हैं, और वो प्रेजेंटेड जितने भी लाइसोसोम्स हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से वो बने हुए सेल ऑर्गेनल्स को और माइक्रोफॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे वो हमारी सेल्स के अदर कंपाउंड्स के लिए, अदर मॉलिक्यूल्स के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करे। क्योंकि वैसे भी सेल्स की लाइफ साइकिल उतनी पहुंच चुकी होती है, या फिर अनवांटेड कंडीशंस में ही वो हमारी सेल को खुद ही खाने लगता है, ऐसे खाने लगता है जैसा लगता है कि हमारी सेल्स खुद को मार रही है। तो इस वजह से हम लाइसोसोम्स के एंजाइमेटिक डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सुसाइड कह देते हैं, और इस वजह से लाइसोसोम का नाम क्या पड़ गया, सुसाइडल बैग नाम पड़ गया। उसके बाद आते हैं आपके वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम कहेंगे स्टोर बैग्स। ये स्टोर बैग्स इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सारी चीजें कहां जाके स्टोर होने वाली हैं, आपके इसी वैक्यूल्स में आकर स्टोर होने वाली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है इनके बारे में कि सर सिस्टर नहीं हुई, सबकी जो बन किससे रही और ये कहाँ रोल आने वाला है, तो ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये प्रोसेस आई कहां से, तो सबसे पहले हमारे पास होती है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम यूज करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब रैप्चर होती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद बनाती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है किसमें, आपके गोल्जी बॉडी में। अब ये गोल्जी बॉडी धीरे से मॉलिक्यूल्स बनाता है आपके किसके, लाइसोसोम के। अब लाइसोसोम्स बन जाएंगे और ये लाइसोसोम्स बॉडी क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करेगा। इसका मतलब ये कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन प्रोसेस है। अगर ये डाइजेस्ट हो गया, खाली बचे, तो ये बना लेगा क्या, वैक्यूल्स बना लेगा। क्या बनाएगा, आपके वैक्यूल्स। अब यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है क्या, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक RER एंड सेकेंड वन इज SER। RER और इन दोनों में ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। अब ये नियरेस्ट क्यों होते हैं, वही सब सबसे पास में इसलिए होते हैं बिकॉज इनके ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं, कौन प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो इजीली कैच कर सकें
ओके, किसको कैच कर सकें? ये इजीली कैच कर सकें आपके एमआरएनए को। किसको? आपके न्यूक्लियस से निकलने वाला जो एमआरएनए है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। किसके लिए? जो न्यूक्लियर पोर्स से क्या निकलने वाला है, एक प्रोसेस सिंपली होती है सेंट्रल डॉग्मा, जो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एमआरएनए बेसिकली आपके न्यूक्लियस से या न्यूक्लियर पोर्स से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। मान लेते हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, यहाँ से पूरा जो एमआरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बाहर निकलेगा। पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो बचा हुआ आपका एमआरएनए फ्रेगमेंट है, वो एमआरएनए फ्रेगमेंट इन्हीं पोर्स के थ्रू कहाँ आएगा? बाहर आएगा, जहां पर प्रेजेंट होंगे आपके क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट है आपके बहुत सारे राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स को लेकर कन्वर्ट करेंगे इन एमआरएनए को किसमें? प्रोटीन में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो प्रोटीन का ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए राइबोसोम्स उनको पकड़ लेंगे, और कहां पर जाके, कहां से पकड़ेंगे? सीधा जिस जगह से ये निकल रहे हैं वहां इनको पकड़ लिया जाएगा। ओके, याद रखोगे क्यों प्रेजेंट है राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के इतने पास? बिकॉज उनको जरूरत होती है आगे की प्रोसेस करने के लिए। ओके, the most important other cell organelles is our mitochondria। किसी को कुछ याद हो ना हो, बट एक चीज तो याद रहती है, वो है क्या? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि बायोलॉजी में हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंटली अगर किसी को जो चीज याद रहती है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सबसे ज्यादा याद रखना, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, आप सब्जेक्ट बाउंड्रीज किस को तोड़ने का काम जो किया है वो किसने किया है? केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया ने किया है। चाहे वो कॉमर्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, सबको एक चीज तो पता होती है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जैसे जिसमें टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब दो मेम्ब्रेन से बना होता है और दोनों मेम्ब्रेन से ये ढका होता है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इसमें। क्या होता है इसमें? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। दो मेम्ब्रेन से ढकाने वाला सेल ऑर्गेनल्स है आपके पास। इसके पास दो मेम्ब्रेन जो हैं उनमें से आप देखिएगा, सबसे पहले जो बाहर वाली मेम्ब्रेन दिखाई दे रही, इसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। अब अंदर की मेम्ब्रेन आपको जो दिखाई दे रही वो कहलाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो जनरली फोल्डेड रहती है। ओके, क्या रहती है? फोल्डिंग्स होती हैं। अब ये इतनी ज्यादा फोल्डिंग्स हैं, और ये फोल्डिंग्स, इनर फोल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं, जिससे हाई सरफेस एरिया हो जाए। इसकी वजह से क्या हो जाता है? हाई सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हाई सरफेस एरिया। तो इसकी वजह से क्या बढ़ता है? हाई सरफेस एरिया फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, अब यार इनर फोल्डिंग्स फॉर्म करती हैं क्या? क्रिस्टीज कहलाती हैं, जिससे क्या बढ़ जाता है? आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इनर फोल्डिंग्स हैं। इनर फोल्डिंग्स का काम है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं ये आपका किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे? अब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपको एक रैकेट जैसे स्ट्रक्चर। इन रैकेट जैसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्या? इन रैकेट जैसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपके क्रिस्टीज। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टीज कहते हैं। अभी क्रिस्टीज जो होती हैं वो भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में मदद करती हैं। इसके बाद आती है इसका इनर फ्लूइड। जो इनर फ्लूइड की बात करें तो सबसे अंदर भरा होता है एक फ्लूइड जिसे कहते हैं हम मैट्रिक्स। यहां पर आपको क्या भरा हुआ मिलेगा? इसके अंदर भरा हुआ मिलेगा मैट्रिक्स। अधात्री प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? अधात्री। ओके, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये मैट्रिक्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो अलग अलग प्रोसेस की है। तो अगर आपको लास्ट ईयर की 11th की ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस याद हो कि ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद बनता है आपका पायरुविक एसिड या पायरुवेट्स। अब ये जो पायरुवेट्स के दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर कहां पर पहुंचते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करते हैं, जहां पर इसकी होती है क्रेब्स साइकिल। कंटिन्यूटी में आपको देखने को मिलेगा क्या? पायरुविक एसिड जैसे ही पहुंचते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और वो कैरी डाउन करते हैं आगे चलकर क्रेब्स साइकिल्स को। ओके, यहां पर ध्यान से देखिएगा,
इनकी फंक्शंस क्या-क्या हो सकते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का? सबसे पहले तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पर होता है। अभी तक क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस थी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रही थी, बट इसके आगे वाली जो प्रोसेस की रेस्पिरेशन की है, तो वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हर बार क्या बन रहा होता है इसके पास? एटीपी बन रही होती है। अब ये जो एटीपी है इसके लिए किसका काम करती है? करेंसी ऑफ एनर्जी का काम करती है। किसका काम करेगी? करेंसी ऑफ एनर्जी का काम करेगी, एनर्जी का काम करेगी। ये जो एनर्जी है वो उसको कहाँ से मिलेगी? इसी एटीपी से मिलेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से फेमस है? देखा होगा आपने आईएमपी मोस्टली लोग कहीं पर भी किसी से पूछ लो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यही कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि सबसे पहला एक स्पेशल पॉइंट तो ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट या यूनिक फीचर ये है इसके पास, दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। अगर आपको यहां दिखाई दे रहा हो तो ये और ये आपका क्या है? इसके पास खुद का सेल्फ डीएनए होता है, सेल्फ डीएनए, खुद का डीएनए खुद के पास है इनके पास। मतलब इनको डिवाइड होने के लिए इनके पास किसी के लिए अलग से डीएनए फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं होती। खुद चाहे तो अपने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज इजीली बढ़ा सकते हैं। इजीली क्या बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ा सकते हैं। और साथ में इनके पास मिलता है क्या? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फर्स्ट है इनके पास डीएनए है। ओके, सेकंड पॉइंट हमें पता चला इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी है इनके पास। और एक चीज मिलती है वो है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम भी है। तो मतलब एक आपके पास जो आपके पास क्या मिलेगा? राइबोसोम्स की बात करें तो आपके पास सब चीजें तो हैं जो एक इंडिविजुअल सेल को चाहिए। तो एक काम क्यों नहीं कर देते तुम? अपने आप को एक इंडिविजुअल सेल ही घोषित क्यों नहीं कर देते? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कह सकते हो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास जितनी भी चीजें एसेंशियल चीजें हैं वो सब तो इसके पास प्रेजेंट है। तो इसके पास आपको मिलेगा क्या? डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर मिलेंगी आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी सिक्रीट हो रही होगी। जहां जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा वहां पर ये लोग एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर या प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो ये तो बात होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां से याद रखना कि इनको सबसे पहले तो पावर हाउस कहा जाता है। दूसरा, इनके पास सेल्फ डीएनए है। बाकी सारे कुछ ही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कि खुद का डीएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड हो, प्रोटीन हो, खुद फिजन करने की कैपेसिटी रखते हो। तो इनके जो नंबर्स बढ़ते हैं वो किसकी वजह से बढ़ते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। जब ये टूट रहे होते हैं उसी फिजन की प्रोसेस की वजह से इनके नंबर्स क्या हो रहे होते हैं? डिवाइड हो रहे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये खुद अपने आप में कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस है। अब कोई पूछे सेमी ऑटोनॉमस क्या, तो याद रखिएगा डीएनए प्लस 70S राइबोसोम मिलकर आपका क्या बना रहे होते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बना रहे होते हैं। अब आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंटली, सिमिलरली जैसे अगर हम अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, सेम फीचर्स या ज्यादा कैरेक्टर्स या फीचर्स के साथ में यहाँ प्रेजेंट होता है आपका कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट यही फीचर्स होता है। ज्यादातर प्लांट्स में आपको क्या मिलेगा? प्लास्टिड्स मिलेंगे। आप प्लास्टिड्स की बात करें, इसके ऊपर कई भलते ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर हम आगे जब एरोबिक रेस्पिरेशन और ये सारी प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो उस प्रोसेस में आपकी कैल्विन साइकिल जो प्रोसेस है वो सब यहां पर इंक्लूडेड होंगे, जिसके लिए हमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगे वो इसी चीज में आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्टली कहां देखने को मिलेगा प्लास्टिड्स आपको? ओनली इन प्लांट्स। मोस्टली इन कहां पर मिलेगा? प्लांट्स में मिलेगा। और इन सम यूग्लिनॉइड्स, क्योंकि यूग्लिनॉइड्स भी दोनों तरीके के कैरेक्टर शो करते हैं। कभी कभी यूग्लिनॉइड्स जो हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जब इनको क्या नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलती है, तो ये लोग क्या करते हैं? सनलाइट के एब्सेंस में ये लोग हेट्रोट्रॉपिक शो करते हैं। मतलब मोस्टली ये ऑटोट्रॉपिक हैं, पर जब नहीं मिले तो ऑप्शन है हमारे पास। बोले क्या? हम हेट्रो बन जाएंगे। तो ये होमो और हेट्रो दोनों नेचर शो करते हैं। होमो एंड ऑप्शनल, इसके पास क्या है? हेट्रो है।
तो हम जब बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, तो मोस्टली इसमें 3 टाइप के क्या मिलेंगे आपको, प्लास्टिड्स मिलेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो एक मेन आपका क्या है, प्लास्टिड है। मोस्टली सबसे फर्स्ट वही है। सेकंड जो हमारा है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। चलो क्लोरोप्लास्ट में अगर हम डिटेल में जाते हैं क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है, तो एक क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट का काम होता है मोस्टली क्लोरोफिल सिंथेसिस करना। एक क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल को सिंथेसिस करना है, इसका सिंथेसाइज करना है, प्रिपरेशन करना है। इसकी प्रिपरेशन का काम इसी का ही होता है। प्रिपरेशन का काम किसका होता है, इसी तरीके से कौन करता है, आपके क्लोरोफिल करता है। मतलब क्लोरोफिल के सिंथेसिस का काम क्लोरोप्लास्ट करते हैं। अब आता है आपका, इसी में बनता है क्या, कैरोटीनॉइड्स। और तीसरा फंक्शंस होते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की मेन जगह होती है। दिस इज द मेन साइट एंड द मेन मेंबर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मतलब फूड मेकिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कहां पर हो रही होगी, आपके क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड का मेन फर्स्ट आपका प्लास्टिड कर रहा होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका क्रोमोप्लास्ट। जनरली इसमें आते हैं आपके कौन से कैरोटीनॉइड, वो सारे कैरोटीनॉइड जो आपको येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और कौन कौन सा, येलो, ऑरेंज और रेड कलर दे रहे होते हैं। देन हमारा थर्ड आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है वो एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसका काम मोस्टली स्टोरेज का होता है। ओके, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है केवल क्या करने का, स्टोर करने का। तो यहां पर ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस है जिसका काम है क्या, आपका स्टोरेज करने का। ओके, अब आता है अमाइलोप्लास्ट। ये अमाइलोप्लास्ट क्या है, तो याद रखना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अमाइलो बेसिकली क्या होता है, आपका स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहा होगा, स्टार्च को स्टोर कर रहा होगा। मोस्टली स्टार्च जैसी चीज को स्टोर करने के काम आता है। एक होता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट मोस्टली काय के लिए होता है, ऑयल प्रोडक्शंस के लिए और ऑयल के लिए मोस्टली इनमें। एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट, मोस्टली प्रोटीन के सिंथेसिस और प्रोटीन के स्टोरेज का काम करता है। अब प्लास्टिक के जब स्ट्रक्चर या डीपली स्ट्रक्चर की बात होती है या अंदर पढ़ने की बात होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे आपका डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या मिलेगा भाई साहब, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेंगे आपको। पहले मिलेगी आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो जो पहले फर्स्ट है वो है आपकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, और उसी के अंदर की मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी जो है आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन दो टाइप की हमें मेम्ब्रेन मिलेंगी। एक होगी एक्सटर्नल, ओके, एक होगी क्या, इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स की क्या मिलेंगी आपको, मेम्ब्रेन मिलेंगी। यहां पर मोस्टली आपको प्रेजेंट होगा क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली क्या होता है, यहाँ फ्लूइड होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, सब फ्लूइड होता है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पूरे जगह में आपको एक फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा, ये जो फ्लूइड है यही फ्लूइड हमारा क्या कहलाता है, यही फ्लूइड हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। अब स्ट्रोमा जो है वो फ्लूइड का काम होता है। अब ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग थैलेकॉइड्स देख रहे हो, ये फ्लैटेड सैक होते हैं। ये जो फ्लैटेड आपको दिखाई दे रहे हैं यही फ्लैटेड फॉर्म ही हमारे क्या है, थैलेकॉइड्स हैं। अब ध्यान से देखिए थैलेकॉइड्स को, ये रहे हमारे क्या, एक पूरा थैलेकॉइड स्ट्रक्चर। एक थैलेकॉइड स्ट्रक्चर की बात करें तो उस थैलेकॉइड में अगर चेक करते हैं तो एक स्टेक ऑफ थैलेकॉइड्स में आपको मिलता है एक पूरा ग्रेना। क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और जब बहुत सारे एक साथ बल्क में आ जाते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, ग्रेनम कह देते हैं। द बंच ऑफ ग्रेनास इज कॉल्ड ग्रेनम। इसमें से मान लेते हैं एक का नाम आपका क्या है, ग्रेना है। ओके, इस ग्रेना के बेसिस पे याद रखिए ये ग्रेना है आपका मोस्टली। अब उसके बेसिस पे मेरे पास बहुत सारे ग्रेना आ गए, ग्रेना 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 आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बना लेते हैं आपके क्या, ग्रेनम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं और इससे आगे की प्रोसेस का फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रोमा लैमली कनेक्टिंग द ग्रेनास। तो एक ग्रेना नहीं है, यहाँ मल्टीपल ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं। आप देखें इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो एक ग्रेना, तो आप एक ग्रेनम यहाँ दिख रहा है, एक ग्रेनम यहाँ दिख रहा है, ओके, एक ग्रेनम यहाँ और एक ग्रेनम यहाँ दिख रहा है। बहुत सारे ग्रेनम तो मुझे यहीं ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ग्रेनम को आपस में जोड़ने के लिए जरूरी होती है क्या, कनेक्टिंग लिंक की। ये जो कनेक्टिंग लिंक आपको दिखाई दे रही है यही हमारी क्या है,
स्ट्रोमा लैमेली है। ओके, क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लैमेली। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें क्या स्पेशलाइज कैरेक्टर्स हैं? तो पहले तो याद रखिए कि इसमें क्या होता है, थाइलेकोइड ल्यूमेन इनसाइट्स रहते हैं। मोस्टली इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद का क्या है, सेल्फ डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? खुद का डीएनए प्रेजेंट है। सेकेंडली इनके पास खुद का आरएनए भी है। एंड द थर्ड वन जो आपकी सिमिलैरिटी शो करती है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो है आपका 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इनके पास क्या है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। याद करने के लिए मोस्टली याद रखो कि क्लोरो मतलब ग्रीन एनर्जी वाले प्लांट्स हो गए। ओके, क्लोरो और क्रोमो का मतलब है आपको, ल्यूको का मतलब आपके 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं, और इसमें से ल्यूको जो है वो मोस्टली कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। क्रोमोप्लास्ट जो है वो आपके अलग अलग कलर्स या फॉर्म में मिल सकता है। तो इनके पास खुद का क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा इनके पास क्या होते हैं? प्लास्टो ग्लोब्यूल्स होते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, और इस तरीके से ये पूरी के पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जो पढ़ते हैं वो है आपका राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पता चले कि राइबोसोम, देखो कि राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन। अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े उनमें से किसी के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, किसी के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। अभी जो राइबोसोम मिले हैं उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होती है। सेकेंडली इसको डिस्कवर किया था किसने? जॉर्ज पैलाडे ने। किसने? जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। तो 1953 में जॉर्ज पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटीन सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स की स्टडी की थी। अब ये ध्यान से याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पॉइंट क्या है इसमें, इनके टाइप्स हैं कि यूकैरियोटिक में कौन से राइबोसोम्स मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक्स में कौन कौन से राइबोसोम्स मिलते हैं। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है, जिसमें से 2 सब यूनिट्स में जो डिवाइड रहता है, एक होता है इसकी 50s राइबोसोम और एक होती है 70s 50s एंड 30s। तो टोटल मिलाकर आपको इसको सब यूनिट बोला जाता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। मतलब कि ये अगर मेरे पास एक क्या है, पूरे सेल है, तो जिसमें से ये अपना सबसे बड़ी सब यूनिट कहलाएगी, जिसे हम कहेंगे क्या, ये 50s राइबोसोम है, और इसी तरीके से ये मेरा 30s राइबोसोम। ये दोनों मिलकर आपका बना रहे होंगे क्या, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ओके, इसी तरीके से है यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में 2 अलग अलग सब यूनिट्स यूज हो रही हैं। सबसे पहली ऊपर वाली सब यूनिट देखें जो लगभग हमारी 60s की तरह होने वाली, और सेकंड जो हमारी सब यूनिट वाली है वो 40s होने वाली। अगर मैं तो टोटल काउंट करूंगा, यानी कि ये वैसे तो होना चाहिए कितना है 100x, बट यहां पर हिसाब से आपके ये 80s टाइप ऑफ राइबोसोम बना रहा होता है। ओके, अगर कोई पूछे आपके कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है भाई साहब प्रोटीन सिंथेसिस का। इनका मेन फंक्शन या मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव और मेन फंक्शन होता है भाई साहब प्रोटीन बनाने का। और ये इसीलिए तो चिपके होते हैं किसके ऊपर? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, नियर बाय ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स से जैसे ही ये क्या निकल रहा होगा, ये mRNA के फ्रेगमेंट्स निकल रहे होंगे। क्या निकल रहे होंगे भाई साहब? mRNA के फ्रेगमेंट्स निकल रहे होंगे। तो ये mRNA के फ्रेगमेंट, जो mRNA है, ये mRNA के फ्रेगमेंट यहां जुड़ जाएंगे, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएगा वो इसके 3 अलग अलग प्लेसेस से गुजरेगा। अब ये 3 अलग अलग प्लेसेस कौन सी हैं? जैसे ही mRNA का कौन सा कोड, AUG वाला कोड आ जाएगा, ये इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना स्टार्ट कर देगा। बट उसके लिए सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई साहब? ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स की। ये जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो होता है इनका tRNA। खुद का क्या होता है इनका? tRNA मेंबर होता है। tRNA का काम होता है इन मॉलिक्यूल्स को लाना, और यहां पर इन मॉलिक्यूल्स में ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स मतलब उसके हुबहू जो उनके साथ जुड़ सकते हैं, केवल वही उनके कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है वो यहाँ AUG से जुड़ जाएंगे और आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी प्रोटीन फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा कि कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखिए कि ये कैसे होते हैं हमारे मोस्टली। ओके, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज डिस्कवर्ड बाय द पैलाडी। यहाँ पर 2 अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है,
80s टाइप ऑफ राइबोसोम है, ये है हमारा 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। पर ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इनमें खुद का क्या नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स के लिए जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अब आता है इसका अगला सेल स्ट्रक्चर्स या सेल के ऑर्गेनल्स में मोस्ट इसका नंबर आता है, किसे कहते हैं हम क्या, साइटोस्केलेटन्स। अब ये जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं ये एक्चुअली नेटवर्क होते हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो कोई पूछे साइटोस्केलेटन है क्या, नाम से ही समझ में आया है, साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। मतलब सेल की खुद की हड्डियां या और सेल्स की बोन्स को हमने क्या नाम दिया है, साइटोस्केलेटन। क्या ये हमारी बोन्स की तरह होगी, नहीं नहीं, एक्चुअली ये नेटवर्क है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का, छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपस में एक बड़ा नेटवर्क बन गया और वो एक शेप साइज और एक परफेक्ट आपके स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। इन्हें क्या नाम कहा जाता है, बोले माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। हम इसी में प्रेजेंट होंगी क्या, माइक्रोफिलामेंट, छोटे छोटे से माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और वो बना लेते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक ऐसा फिलामेंट बन जाता है जो टूटना या इसको तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली ज्यादा काम होता है इसका एक फिक्स्ड शेप देना, सपोर्ट देना और इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करना। सपोर्ट हो गया, मोटिलिटी हो गया, ये सब कुछ काम कर रहे होते हैं। तो एक सेल के अंदर अगर हम देखें तो इस सेल को एक सुटेबल या बोल सकते हो स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए, सुटेबल स्ट्रक्चर देने के लिए ये क्या करके रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे आपको नेटवर्क दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले तो ये मेम्ब्रेन वाला सिस्टम हो जाए, तो सबसे पहले ये आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, उसके अंदर आपको पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, उसी के अंदर आप देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे आपको। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा आप देखें तो इसमें मिलेंगे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स के साथ में आपको सेंटर में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो रहेंगे ही। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कवरिंग मिल जाएगी जो कवर आपको पूरी सेल्स को कर रही होगी। इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो मोस्टली काय के होंगे, साइटोस्केलेटन के होंगे। सिंपली याद रखो कि साइटोस्केलेटन को सेल्स बोन प्लस मसल्स पसंद है। क्या पसंद है, सेल्स बोन प्लस मसल्स पसंद है। अब आता है आपका मूवमेंट के लिए इन सारे ऑर्गेनल्स या सेल्स के पास एक स्पेसिफिकली क्या प्रेजेंट होगा, इसकी पूरी बेसल बॉडी में। मान लेते हैं ये बैक्टीरिया की बेसल बॉडी है और इस बेसल बॉडी में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिटिंग देखने को मिलेगी किसकी, एक पूरे सेल के पीछे मेम्ब्रेन की, और मेम्ब्रेन के पास में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट है आपका पूरा क्या, फ्लैजिला। ओके, फ्लैजिला या सीलिया। अब यहाँ सीलिया और फ्लैजिला इसके लिए काय के लिए काम आते हैं, मोस्टली यहाँ पर काम आते हैं इनके मूवमेंट के लिए, यहाँ से वहां चलने के लिए, जाने के लिए या फिर ट्रैप करने के लिए। तो हेयर लाइक आउटग्रोथ जो प्रेजेंट होती है इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अगर बॉडी पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको मोस्टली आप क्या कहते हैं, आपके रोम कहते हैं, तो ये रोम जैसी संरचना या आपके सीलिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सीलिया। इट इज आउटग्रोथ। अब सीलिया जो रहते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट इनके नंबर्स जो हैं भले ही छोटे हैं बट इनकी संख्या फ्लैजिला से बहुत ज्यादा होती है। ओके, और याद रखिएगा ये कैसे होते हैं, और लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल रोम लाइक संरचना होती है, बिल्कुल आपके जो रोम होते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही काम कर रहे होते हैं। अब आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला मोस्टली कंपैरेटिवली कैसा होगा, इससे लंबा होगा सीलिया से, और इनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा फ्यूअर नंबर में रहेंगे, बहुत कम संख्या में रहते हैं। अगला बात है तो ये मूवेबल होते हैं, यानी कि इनका मोशन हाई हो सकता है इसलिए। यानी कि ये मूवेबल कैसे होते हैं, यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, इनके मूव करने की वजह से पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनल या सेल ही मूव करती है, या मूवेबल होते हैं। यानी कि जब ये यहाँ वहाँ घूमेंगे तो इनके घूमने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म या सेल को घूमना होगा। कोई पूछता है कि इनकी संरचनाएं कितनी होती हैं, कितनी नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो
एक्सोमीज के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें हम, एक्सोमीज के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो इनके नंबर्स कितने हो सकते हैं? 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अरेंजमेंट होती है इनकी। किसके फॉर्म में अरेंजमेंट होती है? 9+2 के माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट के फॉर्म में होती हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 9+2 जो है वो एक मैजिक फॉर्मूला है, एक किसके लिए? मोटिलिटी के लिए। बाकी सारे मोटिलिटी के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा बॉडी जो है ये फ्लैजिला वाला पार्ट है। फ्लैजिला में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरा फिटिंग रहती है उसकी टिब्यूल्स में और मेम्ब्रेन में, पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों जैसी संरचना। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है सीलिया। तो सीलिया एक्चुअली क्या होती है? ये रोम जैसी संरचनाएं होती। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है आपका किसके ऊपर? सेंट्रोसोम्स के ऊपर। याद रखना, आखिरी के लास्ट टॉपिक्स में ही चल रहे हैं हम, फटाफट इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? सेंट्रोसोम्स मिलते हैं, सेंट्रियोल्स मिलते हैं। ये सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होते क्या हैं? तो याद रखिएगा, इसकी बॉडी को अलग से स्टेबिलिटी देने के लिए चीजों को यहाँ पर क्या होते हैं? सेंट्रोसोम्स होते हैं। एक्चुअली दो सेंट्रियोल्स आपस में जुड़े रहते हैं, कभी भी एक के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आप दिखाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्या यहाँ? नहीं, अगर ये फर्स्ट है तो ये हो गया आपका सेकेंड। यहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? मोस्टली एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेंट्रोसोम में कितने होते हैं? एक पहला पॉइंट याद रखेंगे, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल्स हो गए। ये एक सेंट्रोसोम में क्या मिलेंगे आपको? दो सेंट्रियोल्स मिलेंगे जो एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ये देखो भाई साहब, ये सीधे में है और ये आड़े में है, दोनों के बीच का एंगल देखें तो 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? आपस में 90 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो 9 ट्रिपलेट ट्यूब्यूलिन फाइब्रिल्स होते हैं। मोस्टली कितने? 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेंगे आपको। टोटल कितने ट्रिपलेट्स मिलेंगे यहाँ पर? 9 ट्रिपलेट्स के फॉर्मेट में रहते हैं। ओके, टोटल 9 ट्रिपलेट्स रहेंगे आपके। ओके, कहाँ पर हैं? अगर काउंट करें तो 9 ट्रिपलेट्स हैं क्या? 9 ट्रिपलेट्स काउंट करते हैं। ओके, फर्स्ट ट्रिपलेट ये हो गई, ठीक है। सेकेंड ट्रिपलेट ये हो गई, थर्ड ट्रिपलेट ये हो गई, फोर्थ ट्रिपलेट ये हो गई, फिफ्थ ट्रिपलेट ये हो गई, सिक्स्थ ट्रिपलेट ये हो गई, सेवंथ ट्रिपलेट ये हो गई, एट्थ ट्रिपलेट ये हो गई, और ये रही आपकी 9th ट्रिपलेट। तो टोटल जैसा इसमें कहा गया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? 9 ट्रिपलेट्स फॉर्म होते हैं ट्यूब्यूलिन फाइबर्स की। ट्यूब्यूलिन फाइबर्स की कितने ट्रिपलेट्स होते हैं? 9 फाइबर्स होते हैं। चलिए, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा सामने से अगर देखता हूं तो क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अगर इसी स्ट्रक्चर्स को मैं इस तरीके से देखता हूं तो ओके, यानी कि हम अगर काम की बात करें तो इसके ओके, द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और द फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर्स इज डिवीजन। इसका मुख्य काम होता है, कोई भी पूछे कि आपका सेंट्रोसोम्स का मेन काम क्या होता है, तो सेंट्रोसोम का मेन काम होता है बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर्स इन डिवीजन। ये लोग क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं इसकी बेसल बॉडी। किसकी बेसल बॉडी? सीलिया या फ्लैजिला की। और इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स के डिवीजन का। तो कोई भी पूछे स्पिंडल फाइबर्स किसकी वजह से बनते हैं, तो सारे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है सेंट्रोसोम्स का या सेंट्रियोल्स का। अगर सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम नहीं होगा तो सेल डिवीजन के लिए जब हमें क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना होगा, इनको अलग करना होगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हमें जरूरत पड़ेगी स्पिंडल फाइबर्स की। अब ये स्पिंडल फाइबर्स तो यही बना रहे होते हैं। तो सेंट्रोसोम्स को हम कब यूज करते हैं? जब डिवीजन मैनेजिंग कर रहे हो, हम डिवीजन कर रहे हो, तो सेल डिवीजन के समय इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो आता है हमारा मोस्टली क्रोमोसोम से रिलेटेड चीजें हैं या न्यूक्लियस की बात करें, तो एक न्यूक्लियस में क्या क्या हो सकता है या न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है वो सुनिएगा। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की बात करें तो उसके बारे में एक डिस्कवरी जो हुई थी वो सबसे पहले हमारे रॉबर्ट भूरा साहब ने, बोले तो रॉबर्ट ब्राउन में 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को जब देखा तो एज एन इन्होंने क्या नाम दिया था? स्टेन्ड न्यूक्लियस को जब देखा तो उसमें एक आपको कलरिंग करने के बाद एक मटेरियल दिखाई दिया
ओके, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्टेनिंग वाली जो प्रोसेस थी, स्टेनिंग वाली पूरी प्रोसेस का जो क्रेडिट है वो जाता है आपके फ्लेमिंग को। जो फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या काम किया था, क्रोमेटिन फाइबर्स को कलर देने का, स्टेनिंग का काम किया था। ये न्यूक्लियस के पास मिलने वाले सारे स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में मिलने वाले स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब न्यूक्लियस को स्टेन करके इन्होंने क्या देखा, एक कलर्ड मॉलिक्यूल्स देखा, जिसको इन्होंने नाम दिया क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है आपका डीएनए प्लस प्रोटीन। अब ये किसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्लस प्रोटीन। अब जो क्रोमेटिन में प्रेजेंट होगा आपका डीएनए प्लस प्रोटीन। अब डीएनए में डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। न्यूक्लियस के ऊपर जब कवरिंग देखा जाता है तो न्यूक्लियस भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह आपका डबल मेम्ब्रेन है। कितने मेम्ब्रेन से ढका होता है, डबल मेम्ब्रेन से ढका होता है। बट स्पेशलाइजली अगर हम देखें, भले ही डबल मेम्ब्रेन है पर इसमें फिर भी पोर्स प्रेजेंट हैं। इसमें क्या है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेन होने के बाद भी इसके पास क्या है, बहुत सारे पोर्स देखने को मिलते हैं। ओके, ये आगे जाकर आपके कंटिन्यू किससे जुड़ी रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में रहती है और उनके साथ कोऑर्डिनेशंस के हमेशा उनको फंक्शंस और ये सारे काम करती रहेगी। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जब सेंटर में जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक माइक्रोबॉडीज दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियोलस है, ओके, न्यूक्लियोलस के अंदर हम देखेंगे तो उसका काम होता है आरएनए सिंथेसिस करना। मोस्टली क्या काम होता है न्यूक्लियोलस का, तो न्यूक्लियोलस का काम होता है आपका, न्यूक्लियोलस का मुख्य काम है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो जो आपका राइबोसोमल आरएनए है, कौन सा है, आरएनए की जो सिंथेसिस की प्रोसेस है या फिर पूरा जो काम है वो किसके हाथ में, आपके न्यूक्लियोलस के हाथ में है। अब जो राइबोसोम्स हैं वो असेंबली जनरली फॉर्म रहता है, इसी के साथ में कनेक्टेडली काम करते हैं और आगे की प्रोसेस काम करते हैं। अब इसके अंदर मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे आपको आपके क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स है यहीं पर प्रेजेंट होता है डीएनए। एक क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक इंसानों के अंदर जैसे बात करें, हर एक ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे इंसानों के अंदर ये इसकी स्पेसिफिक नंबर कितना होता है, इंसानों में क्रोमोसोम्स की टोटल स्पेसिफिक नंबर आपको 46 मिलेगी। यानी कि पेयर्स के फॉर्म में देखें तो 23 पेयर्स फॉर्म हो रही होंगी। ये जो 23 पेयर्स हैं वो इंसानों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब इनको अगर हम देखते हैं तो पूरे क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलता है सेंट्रोमियर्स प्लस काइनेटोकोर्स। अगर आप देखें स्ट्रक्चर को, पैकेजिंग तो बात ठीक है, बट आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो पूरी उसमें मुझे एक पार्ट दिखाई देता है मेन, वो है क्या, इसका सेंट्रोमियर, और दूसरा है आपका क्या, काइनेटोकोर्स। अब ये काइनेटोकोर्स और सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं तो उस समय स्पिंडल फाइबर जहां जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर जिस सेंट्रल पार्ट पे जाके जुड़ते हैं उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स कहा जाता है। अब ये जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को तो हम सेंट्रोमियर्स कहेंगे। अब ये जो मेन पॉइंट है उसका नाम क्या है, सेंट्रोमियर नाम है। अब ये जो सेंट्रोमियर है उसके आसपास आपको इस तरीके से दोनों तरफ क्या देखने को मिलेंगे, काइनेटोकोर्स जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा स्पिंडल फाइबर से। ये स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली इसको दोनों तरफ जोड़ कर रखेंगे। ये एक इस पोल पर ले जाएगी, ये एक इस पोल पे ले जाएगी, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स को तोड़कर सेपरेट करने में मदद करेगा ये। तो एक क्रोमोसोम में आपको ये सारे दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। अगर इनके टाइप की बेसिस पे बात की जाए, इनके स्ट्रक्चर या इनके साइज के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो पता चलता है कि इनके अंदर सेंट्रोमियर्स के बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें तो इनके सेंट्रोमियर के बेसिस पे पता चलता है कि पहली कुछ कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं। तो आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, अगर सेंट्रोमियर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएंगे, आपका मेटासेंट्रिक। क्या कहलाएंगे, मेटासेंट्रिक कहलाएंगे। दूसरा होता है आपका सब मेटासेंट्रिक। अगला कौन सा है आपका, सब मेटासेंट्रिक। ये थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंट होता है कि लग तो नहीं है बट फिर भी सब मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, सब मेटा। तो ये रहा है आपका सब मेटासेंट्रिक। एंड द थर्ड वन इज
एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में पूरा का पूरा एक ही तरफ होगा, सेंट्रिक का केवल नाम है, बट एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ आपके स्ट्रक्चर छोटे छोटे हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वाला पार्ट होता है ये। अब आता है अगर सर कोने कोने पर ही केवल आखिरी टो पर प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे हम क्या, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक केवल टीलों पर आखिरी टॉप पर मिलेगा तो इन्हें क्या कहा जाएगा, टीलोसेंट्रिक कहा जाएगा। देन उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और स्पेशल टाइप कॉमनली पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करें इनमें क्या क्या मिलेगा, तो इनमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखने को मिलता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादातर किसकी तरफ होते हैं, सैटेलाइट वाले पार्ट में वो देखने को मिलती है। अब डीएनए, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो ये क्रोमोसोम के फुल स्ट्रक्चर में ये होता है इसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद ये होगी सिस्टर क्रोमेटिड, इस तरफ इसके सिस्टर क्रोमेटिड के आपको सैटेलाइट मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, सैटेलाइट देखने को मिलती हैं। दूसरा हमें देखते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस। अब जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन या जो भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जीन इसी प्लेसेस पे मिलती हैं। मोस्टली जीन के मिलने के हाई प्रोबेबिलिटी या हाई चांसेस कहाँ होते हैं, इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस पर ही होते हैं। तो जब हम डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स को डिकोड कर रहे होते हैं तो मैंने एक सिंपल सा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ले लिया। एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जब मैं देखूंगा ओपन करके, तो इसके अंदर मुझे इसको जब ओपन करके देखेंगे, मानते हैं एक छोटा सा एरिया निकाल लेता हूं मैं। इस छोटे से एरिया में मुझे बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, इस तरीके से डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब मैं इस थ्रेड के अंदर देखूंगा तो इस थ्रेड के अंदर मुझे बहुत बारीकी से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे इसके। और जब मैं इस बारीकी स्ट्रक्चर्स को और जूम करूंगा तो इस जूम करने वाले एक जगह पर मुझे क्या देखने को मिलेंगे, ये जूम करूंगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर्स। अब क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर हम ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं चार चार के फॉर्म में, ये बॉल्स के ऊपर कवर्ड हैं, तो इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। अब न्यूक्लियोसोम्स जो है वो ऐसे चार चार टेट्रेड के फॉर्म में रहते हैं। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम H1, H2, H3, H4 कहा जाता है, इनके ऊपर ऐसे कॉइल्ड रहते हैं, और जब कॉइलिंग को जब निकाला जाता है तो आपको ये डीएनए का एक डबल हेलिक्स फॉर्मेट मिलता है। और जब डबल हेलिक्स के अंदर इनके और मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपोजिशन की स्टडी की जाती है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको ऐसे AGCT के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये बेस कोड्स कहलाते हैं आपके। अब ये जो बेस हैं अमाइनो एसिड्स के, ये अमाइनो एसिड्स ऐसे आपको क्या बनाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस के पूरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ओके, तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक जहां पर हमने क्रोमोसोम की स्टडी की। अब लास्ट जो है वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंटली जो बच जाता है, या कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छोटे छोटे से बट एटलीस्ट एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ रखा हुआ है उनके बारे में टॉपिक्स, तो वो है आखिरी हमारा क्या, माइक्रो बॉडीज। अब ये जो माइक्रो बॉडीज हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं विद द एंजाइम्स, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी डाइजेशन से रिलेटेड या कनेक्टेड होते हैं। इनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पूरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये वेसिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं, केवल प्लांट में ही नहीं, ये प्लांट के साथ साथ एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। तो अगर कोई पूछे माइक्रोबॉडीज कहाँ क्या प्रेजेंट है, तो प्लांट और एनिमल दोनों में ही, प्लांट सेल में भी है। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट मिलेंगे। ओके, याद करने के लिए हमें बेसिकली याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रियाज एक्चुअली स्मॉल एंजाइम बैग होते हैं, जैसा कि एक आपका लाइसोसोम होता है, वो भी एक वेसिकल से ही बना होता है, ये भी उसी से ही बना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारी एनसीईआरटी के 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में से जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सेल वाले चैप्टर से, वो सारे कवर कर लिए हैं। अभी इसी तरीके से मैं इसी चैप्टर के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े उसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं या पीवाईक्यूज नीट जैसे एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई हैं, मैं यहीं पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और पूरे लेक्चर्स के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन तो है ही, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और भी डीप क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो हम पूरी एनसीईआरटी तुरंत कवर कर लेंगे। ओके, ये होने वाला था हमारा लास्ट चैप्टर। तो खैर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।